ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सीरीज में अपने यह क्वेश्चन पहले छूट रहा था, एक्सरसाइज 1.7। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो न्यूमेरिकल में है ही नहीं, यानी यह कोई आंकिक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई अंकों का उपयोग नहीं हुआ है। थ्योरेटिकल पार्ट से ही क्वेश्चन बनाया गया है और इसे क्वेश्चन में रखा गया है। वैसे भी प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आंकिक पर्सन टॉपिक नहीं है, उसमें अभ्यास के पर्सन लिखा हुआ है, यानी आप अभ्यास कीजिए उनके द्वारा। तो उनको आप न्यूमेरिकली बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या अपने पास में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहां यह पूछा गया है कि कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड अपने यह क्वेश्चन है। कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र के रूप में होती है, यानी क्षेत्र रेखाएं जो है वो लगातार चलती हैं, सतत रूप में होती है, तो ये रेखा एकाएक टूटती क्यों नहीं है। मतलब इन्होंने यह बोला है कि रेखाएं सतत रूप में ही होती है, टूटती क्यों नहीं है कहीं पर। पहला क्वेश्चन तो पूछा है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा है कि कोई दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं, यानी आपस में काटती क्यों नहीं है। वैसे ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन आपके यहां पूछे गए हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के अंदर साफ साफ लिखे हुए हैं, समझाया हुआ है उनको कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं टूटती क्यों नहीं है, लगातार क्यों चलती रहती हैं, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है वैद्युत क्षेत्र रेखा के टॉपिक में। तो यहां पर इस आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, यानी पी बिंदु को थोड़ा आगे खिसकाते हैं, थोड़ा और आगे खिसकाते हैं, तो यहां पर क्लियर है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ई के मान में क्या होगी, कमी होगी। वहां पर विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, तो ई का मान क्या होगा, कम होगा दूरी बढ़ने पर। ऐसी दूरी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो इसका मतलब ई का मान बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यहां आर की जगह आप कोई सा भी नंबर रखकर इसको हल कर लीजिए, ई का मान कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, अत्यल्प हो जाएगा लेकिन मिलेगा जरूर। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता का निर्धारण करती है, उनको समझाती है। तो अगर कोई रेखा बीच में से क्रैक हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरी ही नहीं, और वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर वहां से नहीं गुजर रही है, उन रेखाओं के गुणधर्म में हमने जाना था, कोई रेखा अगर वहां पर नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पर ई का मान क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। और बीच रास्ते में अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा अगर कहीं टूट रही है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य तो आपके किसी भी आर के मान के लिए शून्य हो ही नहीं रहा। आर का कोई सा भी मान रख लीजिए, कितनी भी दूरी पर आप उस एकांक परीक्षण आवेश को रख लीजिए, ई का मान जीरो ही नहीं होगा। ई का मान जीरो होगा कहां पर, जब आर का मान कितना होगा, अनंत होगा। और अनंत एक काल्पनिक नंबर है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो अनंत है। अनंत जब रखेंगे तब हमारे पास में ई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां तो अनंत है ही नहीं, बीच में अगर रेखा टूट रही तो वहां पर तो आपके पास शून्य नहीं हो सकता। ई का मान, ई का मान शून्य आपके होगा जब आर का मान अनंत होगा, यानी जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो वो अनंत पर हो। अनंत का मतलब है बहुत ही अधिक दूरी पर अगर हम कैलकुलेशन करें, जिसका निर्धारण करना ही संभव नहीं है कि कितनी दूरी पर लेके जाएं, तब उसको हम एक तरह से अनंत मान सकते हैं। वहां जाके ई का मान जीरो होगा। यहां तो रेखा अगर बीच में टूटेगी तो इसका मतलब ये तो पहले ही मान जीरो हो गया, और पहले ही मान जीरो हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर अनंत तो है नहीं, और अनंत नहीं है तो इसका मतलब ई का मान शून्य नहीं होगा। तो पहले का आंसर तो आपको मिल चुका होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा सतत वक्र के रूप में होती है, और यह एकाएक यानी अचानक कहीं से टूटेगी नहीं, क्योंकि जिस जगह से वैद्युत क्षेत्र रेखा टूटेगी इसका मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य सिर्फ और सिर्फ अनंत पर ही होता है, इसके अलावा कहीं पर शून्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र रेखा कहीं से टूटेगी नहीं, और रेखा अगर नहीं टूट रही तो इसका मतलब वो वक्र लगातार चल रहा है। यही कारण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा एक सतत वक्र के रूप में होती है, या तो वो सीधी सरल रेखा के रूप में होगी या कर्व के रूप में। पहले का आंसर हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं और फिर दोनों की लैंग्वेज लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है इस प्रकार की, एक नंबर, और एक वैद्युत क्षेत्र रेखा गई इस प्रकार से, ये दूसरे नंबर की लाइन है। यहां इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु P पर पहली वाली रेखा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, और वैद्युत क्षेत्र रेखा रियल में काम क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती है। निर्धारण कैसे करते हैं हम, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होती है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्लियर है। रेखा तो कर्व के रूप में हो सकती है, रेखा का मतलब होता है कि वहां पर परीक्षण आवेश गति कर रहा है, वो इसका पथ है। क्षेत्र किधर की ओर होगा, जिधर की ओर स्पर्श रेखा की दिशा होगी। तो पहली वाली लाइन के अनुसार इस बिंदु P पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना चाहूं तो इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाएगी। तो ये आपके E1 यानी पहले वाली लाइन की वजह से वैद्युत क्षेत्र आ गया इस दिशा में। ठीक है जी। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें कि इस रेखा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण करना चाहते हो उस बिंदु पर रेखा के ऊपर आप क्या खींचो, एक स्पर्श रेखा। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के लिए स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाएगी। तो ये आपके पास में दूसरे नंबर की रेखा की वजह से वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु पर यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस ओर भी है और इस ओर भी है, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में भी है, इधर की दिशा में भी है। तो क्या एक ही बिंदु के ऊपर 2 डायरेक्शन हो सकती है? एक ही बिंदु पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपके पास वैद्युत क्षेत्र का सभी इसी प्रकार से हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र इधर ही हो, पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र इधर हो। कहने का मतलब जैसे ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, आपने इस सीध में एक बिंदु लिया है तो स्पर्श रेखा देखो इस ओर, इस ओर, इस ओर, वैद्युत क्षेत्र आपकी इस तरफ है। अगर मान लीजिए कर्व इस साइड में, तो वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु की अगर मैं सीध की बात करूं तो सबके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो ऊपर की ओर है। तो एक बिंदु पर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होगी ना। यहां तो क्या हो रहा है, एक बिंदु पर 2 तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, संभव ही नहीं है। इसका मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती। ऐसा ही पॉइंट आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए भी होगा। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती, वहां पर भी यही कारण है कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इस वजह से कोई भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। दोनों के आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो कारण है वो आपके सामने है, लिख दिया है। अभी जो समझाया है वो यहां पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार देखिए, एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है और कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, यानी चलती हुई बीच में से कहीं पर वो टूट नहीं सकती है, क्योंकि यह टूटने वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी, यानी वहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये बताना चाहता है अगर वो रेखा टूट जाती है तो। अर्थात टूटने वाले स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0। अगर रेखा टूटती है तो उसका मतलब हो गया कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो अनंत के अलावा कहीं पर 0 नहीं हो सकता। इस कारण से वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक यानी चलती हुई टूट नहीं सकती, और जब रेखा टूटेगी नहीं तो इसका मतलब वो लगातार एक सतत वक्र के रूप में होती है। क्लियर है ये बात। सेकंड अभी आपको बताया कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चनों का आंसर। समझ में आया होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के टॉपिक से वैसे ही समझ में आ जाता है। ये तो गुणधर्म में भी है दोनों के दोनों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से इसको आप नोट कीजिए। कंप्लीट अगर आपका हो रहा है प्यारे बच्चों तो अन्य दोस्तों को आप जरूर से सीरीज में जोड़िए, ताकि न्यूमेरिकल या अभ्यास के जो भी क्वेश्चन है
वो आपके साथ साथ उनके भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका एक और आंकिक प्रश्न या अभ्यास का क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।